Hello, in this video we'll be going to discuss about our next cell organelle, that is mitochondria. In previous video we had discussed about ER, that is endoplasmic reticulum. Okay, so mitochondria is firstly discovered by Kolliker. ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने. एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय बेंडा. So you have to remember about two scientists, Kolliker and Benda. The term mitochondria is given by Benda, and the mitochondria is actually discovered by another scientist, that is Kolliker. Okay, और इसको डिस्कवर किसमें किया था? In the cells of flight muscles. Flight muscles जो होती हैं इंसेक्ट की, जिससे वो उड़ते हैं, विंग्स के अंदर जो भी मसल्स होती हैं ना, उसमें जो सेल्स होती हैं उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया था. देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिस सेल का जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली मिलेंगी. तो जो फ्लाइट मसल्स होती हैं ना, जो उड़ने में हेल्प करती हैं इंसेक्ट को या फिर बर्ड्स को, तो उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस. ये चीज़ याद रखना, क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना. Which cell organelle is considered or known as powerhouse of the cell? ठीक है, then you have to answer mitochondria. और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने. सो पावर हाउस है, मतलब ये एनर्जी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनर्जी सिंथेसाइज नहीं करता, एनर्जी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. करना अलग चीज़ होती है और हेल्प अलग चीज़ होती है. So it is basically taking part in that process, not actually the whole process is done by it, है ना. ये पूरा प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ एनर्जी बनाने के अंदर हेल्प करता है. बट अगर ये ना हो तो एनर्जी सिंथेसाइज भी नहीं होगी. ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट है. वी विल डिस्कस. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इसकी डिस्कवरी पढ़ ली. और ये कहाँ डिस्कवर हुआ था? इन द फ्लाइट मसल्स. फ्लाइट जो आपकी मसल्स होती हैं उनकी सेल में इसको डिस्कवर किया गया था, बिकॉज वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है कितना मिलेगा सेल के अंदर. ठीक है, 1 to many, एक भी हो सकता है एक सेल के अंदर और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो सो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स, और नंबर ऑफ ईच सेल ऑर्गेनेली डिपेंड्स ऑन द सेल. सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनेली के अंदर उस सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेली होंगे, डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पे. ठीक है, सो सेल के अंदर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो फ्लाइट मसल्स की हम बात करते हैं, फ्लाइट सेल्स की जो हम बात करते हैं, जो उड़ने में हेल्प करती हैं, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, इन केस ऑफ बर्ड्स ऑल्सो. तो इनकी जो सेल्स होती हैं फ्लाइट वाली, ठीक है, फ्लाइट मसल्स की जो सेल्स होती हैं, उसमें 400 to 500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मिलते हैं. ठीक है, 400 to 500 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल अपने आप में खूब बड़ा नंबर है. ठीक है, इसके अलावा 15 to 20 और इवन 20 से 25 भी इतने आपको ह्यूमन स्पर्म में मिलेंगे, बिकॉज स्पर्म को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है मोटिलिटी के लिए. मूव करता है वो फीमेल ट्रैक्ट में, इसीलिए उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, सो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस बोल रहे हैं. वी नो वाई, बिकॉज ये हेल्प करता है एनर्जी सिंथेसाइज करने के अंदर. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, स्मॉल रोड शेप्ड ऑर्गेनेली. स्मॉल होता है, थोड़ा सा रॉड शेप्ड होता है, डिस्कॉइडल, है ना, वेल डिस्कस. और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्गेनेली हम लोगों ने देखी थी ओवरऑल की ऑर्गेनेलीज जो होती हैं मेम्ब्रेन के बेसिस पे, कि सिंगल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन है. तो हमने वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था. देयर वी हैड डिस्कस्ड कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है. 2 मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं. एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है नॉर्मल, एक होती है इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है इनसाइड. एंड वो जो फोल्डिंग्स होती हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे. क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. तो 2 टर्म याद रखना, एक तो होता है क्रिस्टे, एक होता है सिस्टर्नी. हम लोगों ने ER के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सिस्टर्नी, तो वो सिस्टर्नी अलग है. ठीक है,
और क्रिस्टे अलग है। जनरली हम इन दो टर्म्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बच्चे आंसर भी लिखते हैं या फिर आंसर देते हैं तो वो इन दो टर्म के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये है क्रिस्टे, और क्रिस्टे जो हैं वो मिलेंगे किसके अंदर, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाती है ना, उनको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। विल डिस्कस द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। एंड एक तो ये क्या, तो इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ हो गई, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाती है, दैट आर क्रिस्टे। इसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये स्पेशल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन करती है, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इन ऑक्सीजोम्स को हम लोग F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, और यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअल में एनर्जी सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ATP इज नथिंग बट एनर्जी। क्या है ये, एनर्जी। इट्स ओके, समझ में आ गया ये। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बट आपके लेवल पे इतना हम लोग ATP का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे किस तरीके से ये एनर्जी बनाता है, कैसे ये टूटता है, क्यों ये इसको हाई एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं, बिकॉज आपके लेवल पे इतना नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि ATP क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी को फॉर्म करने में कौन हेल्प करते हैं, ऑक्सीजोम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है उसके ऊपर ये ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका एक्चुअल वर्क है ATP सिंथेसाइज करना। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेन को हटाओ, अंदर की अगर बात करें तो फ्लूइड भरा हुआ होता है अंदर, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, द फ्लूइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली टर्म्ड एज मैट्रिक्स। स्पेशल नेम है मैट्रिक्स, कोई भी फ्लूइड नहीं बोल सकते आप इसको, मैट्रिक्स ही बोलोगे। नेक्स्ट इज, इस मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला आपका DNA, ठीक है। DNA इसके अंदर अपना होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी सेल ऑर्गेनेली एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, हम लोग एक और सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे दैट इज प्लास्टिड। इन दो सेल ऑर्गेनेली को छोड़ के कोई भी ऐसी सेल ऑर्गेनेली नहीं है जिसके पास खुद का DNA हो, ठीक है। बिकॉज लाइक मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ तो मेरे पास एक ब्रेन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता मेरे स्टमक के पास एक अलग ब्रेन हो, मेरे हर एक ऑर्गन्स के पास एक अलग ब्रेन हो, ऐसा तो नहीं होता। तो सेल में भी ऐसा नहीं होता वैसे तो, बट सिर्फ सेल के दो ऑर्गन और दो ऑर्गेनेलीज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक और पढ़ेंगे प्लास्टिड। ये दो ही ऐसी ऑर्गेनेली हैं बेटा जिनके पास क्या होता है, खुद का DNA होता है, ठीक है। बाकी और किसी ऑर्गेनेली के पास नहीं होता, और ये इनको एक स्पेशल टर्म देता है, विल डिस्कस। तो ये जो DNA होता है सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बट वो इन्फॉर्मेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बहुत सारे फिनोटाइप, मतलब आपके जो कैरेक्टर्स होती है उनको कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था हमारा जो मेन न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हमारी पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बननी है, कैसी बननी है, क्यों बननी है, कब बननी है। तो ये सारा जो डिसीजन होता है वो उस DNA का होता है, उस DNA पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमने पढ़ा था। तो इस DNA पे भी कुछ जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA दैट एक्चुअली कंटेन्स इंफॉर्मेशन। तो इसके पास भी कुछ जीन्स होते हैं, बट इतने वो इंपॉर्टेंट जीन नहीं होते हैं, बट होते हैं, ये भी कोड करता है कुछ कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इसके पास DNA है जो सर्कुलर है और स्मॉल है, और इसके पास दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम तो सेल के पास ही होते हैं, एक सेल के राइबोसोम होते हैं, बट इन दो ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपने अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर, दैट्स वाई इनके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज इट कैन रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ, ये अपने आप से माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं, सेल की ज़रूरत नहीं है। जनरली तो क्या होगा, सेल बनाएगी अपने ऑर्गन्स को, बट यहाँ पे इनको सेल नहीं बनाती है, खुद रेप्लिकेट करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। और जो दो स्ट्रक्चर है ना, DNA और राइबोसोम, यही क्या करते हैं आपका, आप पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, ये आपका आगे प्रोटीन्स या फिर जो भी आपको फॉर्म करना है स्ट्रक्चर वो बनाता है। मैंने बताया था
राइबोसोम जो होते हैं वो खूब सारे अमीनो एसिड प्रोटीन्स को उठा उठा के लाते हैं, आरएनए को देख देख के अरेंज करते जाते हैं और फिर स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है ना, वो एक बार आप प्लीज़ वीडियो पहले अच्छे से देखना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, देन ही, बिकॉज अगर आप एक बार डीएनए आपको नहीं पता तो फिर आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने डीएनए बहुत अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम वाला जो पार्ट है वीडियो है उसके अंदर जाके बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार देखिए, पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो देन यू कैन आस्क मी, ओके। बाकी आई होप वो ईजिली बहुत समझ आ जाएगा। सो डीएनए होता है अपना, राइबोसोम होता है खुद का, और किसी ऑर्गेनेली के पास नहीं मिलेगा एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ऑटोनोमस क्या होता है? जो अपना काम खुद चला सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनको सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खुद काम चला सकते हैं, बिकॉज पूरे भी इंडिपेंडेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा नहीं बाहर छोड़ दो तो खुद ही सारे काम कर लेगा, नो, सेल पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला कि रेप्लिकेट खुद कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग 2 थिंग्स, है ना, विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस रेप्लिकेशन, दैट आर डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, 2 चीज़ें इनके पास खुद की हैं जो इनको सेमी ऑटोनोमस टर्म दिलाती है। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत ईजी है। नाउ अब हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और इसका सेक्शन कट करके दिखाया है। रियल में ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसका ऐसे सेक्शन कट किया और कट करके हम इसको ऐसे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, तो हम इसका सेक्शन कट करके इसको देख रहे हैं। ये सारी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ही है। नाउ अब क्या होता है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। मैंने बोला था 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। ये हमने डिस्कस किया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो देखो फोल्डेड है पूरी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को क्रस्टे, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। और अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है, इसके अंदर जितना भी आपके पास फ्लूइड पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस फ्लूइड को हम लोग बोल रहे हैं मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स, दैट इज द फ्लूइड पार्ट। और इस मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, दैट इज एक तो आपका सर्कुलर डीएनए, हमारे पास क्या है? एक तो डीएनए है, दैट इज सर्कुलर, और इसके अलावा क्या है? राइबोसोम्स हैं। क्या है? ये तो आपकी क्या हो गए? ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम लोगों ने क्या बोला है? क्रिस्टे बोला है। और आपके ये क्या हो गए? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, खूब सारे। तो दीज आर राइबोसोम्स। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोगों ने बात की थी एक स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्सीसोम। ये प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, मतलब इन क्रिस्टेज पे ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक एक क्रिस्टा है तो यहाँ पे ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन पे होते हैं। हम सिर्फ एक क्रिस्टा पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी मेम्ब्रेन पे ऐसे ही लगे हुए होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे पूरा का पूरा। ठीक है, सो व्हाट आर दीज? These are knob-like structures which are known as oxysomes, and their main function is to synthesize ATP, that is energy. So ये क्या है? ऑक्सीसोम। नाउ क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है क्या है? इसके पास 2 मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड
इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज क्रिस्टे। और इस फोल्डेड क्रिस्टे पे या फिर फोल्डेड मेम्ब्रेन पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीजोम, एंड दे आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन सिंथेसाइजिंग द एटीपी। दूसरा सर्कुलर डीएनए होता है खुद का, और राइबोसोम्स होते हैं, और जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वेरी इजी, डायग्राम बहुत इजी है। डायग्राम आपको हाथ से अच्छे से बनाना है, ड्रॉ करना है 2 से 3 बार। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बायो के अंदर ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको डायग्राम, लाइक मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आना चाहिए। सेम आपको क्या बोलते हैं, बायो के अंदर आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज अगर डायग्राम्स नहीं है ना, बिकॉज हर आंसर आपको डायग्राम के साथ देना है, पूछा जाए या ना पूछा जाए। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, एक्सप्लेन, 2 से 3 मार्क्स में आता है, देन आप क्या करोगे, यू हैव टू शो द डायग्राम। बोला नहीं जाता कभी, आप खैर अभी तो आप छोटे बच्चे 9-10 तक, तो फिर भी अगर लिखा जाता है, क्वेश्चन के साथ दे रखा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, देन यू विल जस्ट ड्रॉ। बट अगर आप बड़ी क्लासेस में लाइक 11th 12th और फर्दर जो हायर एजुकेशन है, उसमें आपको बोला नहीं जाता, हमेशा आपको डायग्राम से शो करना पड़ता है हमेशा चीज़ों को। तो डायग्राम्स आर मस्ट, अभी से डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस रखनी है आपको, ठीक है। एंड आप 2 से 3 बार बनाएंगे, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं, आपको इजीली बन जाएगा। मैं नहीं बोल रही बहुत अच्छा बनाओ, बट एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर। नाउ विल डिस्कस फंक्शन। पहला अगर फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड एनर्जी, वी नो द मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज पावर हाउस। पावर हाउस से आपको समझ आ जाना चाहिए, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। दूसरा, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी बनाने में तो हेल्प करता ही है, और एनर्जी को स्टोर भी करके रखता है, एटीपी को स्टोर भी करके रखता है। तो एनर्जी वाला पॉइंट ही हो गया ये दोनों। एक लास्ट है हेल्प इन वाइटेलोजेनेसिस, इट इज थोड़ा सा समथिंग यू नो हायर। वाइटेलोजेनेसिस इज व्हाट, यॉर्क सिंथेसिस। आपने यॉर्क सुना है, एग के अंदर एक वो येलोइश जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं यॉर्क, ठीक है। वो जो यॉर्क होता है वो उस एग का न्यूट्रिशन होता है, ध्यान रखिएगा। जो एग में आपका न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी उसमें बेबी होता है किसी का भी, वेदर वो एग किसी का भी, उस एग के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, इस यॉर्क से लेता है, वो जो येलो कलर पार्ट होता है। और ये जो यॉर्क होता है इसको कौन सिंथेसाइज करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज वाइटेलोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यॉर्क सिंथेसिस के प्रोसेस को वाइटेलोजेनेसिस। और ये यॉर्क एग के अंदर होता है, और एग इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन लेता है अपना सारा, ठीक है। सो इजी, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, कॉमन टर्म क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द स्पेशल नेम, ओके, रिमेंबर। एंड देन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज हैविंग द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट आर ऑक्सीजोम्स। देन इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, राइबोसोम, ये 2 स्ट्रक्चर सिर्फ इसके पास होते हैं और प्लास्टिड के पास। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनेल इज टर्म्ड एज सेमी ऑटोनॉमस, बिकॉज इट कैन रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द फंक्शन एंड द डायग्राम, okay. Now after this we're going to discuss about another cell organelle, okay. So in this video we have discussed this much, है ना, सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। in the next video we're going to discuss about the next organelle, that is Golgi body, okay. Thank you.